ये बात है साल 1857 की। भारतीय इतिहास का वो साल जब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए उत्तर भारत की धरती खून से लाल हो गई थी। दोस्तों, जब हम इस महासंग्राम, इस पहले स्वतंत्रता संग्राम को याद करते हैं तो हमारे जहन में क्या तस्वीरें उभरती हैं? हमारे जहन में उभरती है अपनी पीठ पर बच्चे को बांधकर लड़ती 23 साल की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर। हमारे जहन में आते हैं बिठूर के नाना साहब पेशवा और उनके सेनापति तात्या टोपे। और हमारे जहन में आते हैं दिल्ली के बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर, जिन्हें विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित किया था। ये सब वो वीर थे जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी ताकत और अपना सब कुछ इस देश के नाम कुर्बान कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 1857 का सबसे चतुर, सबसे खूंखार और वो योद्धा जिसे अंग्रेज अपनी मौत तक हरा नहीं पाए, वो कोई नौजवान नहीं था? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्रांति का सबसे अजेय रणनीतिकार एक 80 साल का बूढ़ा था? एक ऐसा बूढ़ा जिसकी जमींदारी छीन ली गई थी, जिसकी रियासत नीलाम हो चुकी थी। एक ऐसा बूढ़ा जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया और असंतोषी जमींदार मानकर नजरअंदाज कर रही थी। और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी भूल थी। ये कहानी किसी दुखद हार की नहीं है। ये कहानी है उस बूढ़े शेर की जिसने 80 साल की उम्र को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। ये कहानी है उस जमींदार की जिसने अंग्रेजी तोपों का जवाब जंगलों में बिछाए अपने जाल से दिया। ये कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की जिसने अपना एक हाथ जख्मी होने पर उसे खुद काटकर मां गंगा को समर्पित कर दिया और उसके बाद भी अंग्रेजों को उनकी सबसे शर्मनाक हार दी। इतिहास में कई योद्धा लड़े, कई हारे और कई शहीद हुए, लेकिन ये कहानी है भारत के उस इकलौते महानायक की जिसने अपनी 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से अपना किला वापस छीना और अपनी आखिरी सांस एक विजेता के तौर पर ली। ये कहानी है वीर कुंवर सिंह की। लेकिन हर बार की तरह इनकी भी कहानी इनके बचपन से जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 250 साल पहले, 13 नवंबर 1777 को। ये एक तूफानी दौर था। दुनिया बदल रही थी। अटलांटिक के पार जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और यहाँ भारत में मुगल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं थी, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान यानी टैक्स वसूलने वाली असली सरकार बन चुकी थी। इसी उथल पुथल के दौर में बिहार के शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर की जगदीशपुर रियासत में राजा साहबजादा सिंह और रानी पंचरत्न कुंवर देवी के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का खून आम नहीं था। उनके जन्म से पहले उनके परिवार का इतिहास सैकड़ों साल पुराना और गौरवशाली था। वो उस महान उज्जैनिया परमार राजपूत वंश के थे जो खुद को मालवा के महान राजा भोज और सम्राट विक्रमादित्य का वंशज मानते थे। इतिहासकार बताते हैं कि उनके पूर्वज 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के हमलों के बाद उज्जैन से निकलकर बिहार की इस जमीन पर आए और उन्होंने यहाँ के स्थानीय चेरो शासकों से एक लंबा संघर्ष किया और शाहाबाद की इस जमीन पर भोजपुर की नींव रखी। ये वो लड़ाके थे जिन्होंने जौनपुर सल्तनत से लेकर मुगलों तक का सामना किया था। उनके खून में जमीन और सम्मान के लिए लड़ना लिखा था। कुंवर सिंह इसी विरासत के वारिस थे। कुंवर सिंह की परवरिश एक राजकुमार और एक जमींदार दोनों की तरह हुई। बचपन से ही उन्हें शिकार का बहुत शौक था और वो घुड़सवारी में माहिर थे। ये शौक महज मनोरंजन नहीं थे, ये उस जमीन को, उस जंगल को और उस घोड़े को समझने का प्रशिक्षण था जो भविष्य में उनके युद्ध का मैदान बनने वाले थे। अंग्रेज अधिकारियों ने भी जो उनसे बाद में मिले उनके व्यक्तित्व का जिक्र किया है। एक ब्रिटिश न्यायिक अधिकारी ने कुंवर सिंह को एक लंबा आदमी, लगभग 6 से 7 फीट ऊंचा बताया, एक चौड़ा चेहरा और एक तेज गरुड़ जैसी नाक जो उनके शाही खून की गवाही देती थी। साल 1826 में अपने पिता राजा साहबजादा सिंह की मृत्यु के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर की गद्दी पर बैठे। उनके भाइयों जैसे अमर सिंह, दयाल सिंह को भी विरासत में कुछ हिस्से मिले। हालांकि जमीन के बंटवारे को लेकर कुछ समय तक पारिवारिक विवाद भी चला जो बाद में सुलझा लिया गया। एक शासक के तौर पर उनका विवाह गया जिले के देवराज एस्टेट के एक अमीर जमींदार राजा फतेह नारायण सिंह की बेटी से हुआ। ये परिवार मेवाड़ के महान महाराणा प्रताप के सिसोदिया राजपूत वंश से था। इस तरह कुंवर सिंह का रिश्ता भारत के 2 सबसे महान राजपूत वंशों, परमार और सिसोदिया, दोनों से जुड़ गया। राजा बनते ही कुंवर सिंह का सामना महलों या तलवारों से नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रूर और मक्कार कानूनों से हुआ। सबसे पहला और सबसे घातक कानून था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त।
सुनने में ये कानून बहुत अच्छा लगता था। अंग्रेजों ने कहा, हम जमींदारों से हमेशा के लिए एक फिक्स्ड टैक्स लेंगे जिसे कभी बढ़ाया नहीं जाएगा। जमींदार खुश हो गए, लेकिन ये एक धोखा था। इस एक कानून ने कुंवर सिंह जैसे हजारों साल पुराने राजाओं और जमीन के मालिकों को रातों रात अपनी ही जमीन पर अंग्रेजों का किराएदार और टैक्स कलेक्टर बना दिया। जमीन का असली मालिक अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो टैक्स फिक्स्ड किया गया था वो इतना ज्यादा था कि ज्यादातर जमींदार उसे चुका ही नहीं सकते थे। और फिर आया परमानेंट सेटलमेंट का सबसे क्रूर और अमानवीय हिस्सा, जिसे ऑड सनसेट लॉ कहते हैं। ये एक ऐसा कानून था जो किसी की भी रूह कंपा दे। इस कानून के मुताबिक हर जमींदार को एक तय तारीख और तय समय पर अपना सारा लगान जमा करना होता था। अगर वो जमींदार उस तय तारीख को सूर्यास्त होने तक अपना लगान नहीं चुका पाया तो अगले ही दिन उसकी पूरी रियासत, उसके पुरखों की हजारों एकड़ जमीन अंग्रेजों द्वारा नीलाम कर दी जाती थी। ये सिर्फ आर्थिक तबाही नहीं थी, ये इज्जत की, मान सम्मान की और विरासत की सार्वजनिक नीलामी थी। कुंवर सिंह एक लोकप्रिय जमींदार थे। वो अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। उन्होंने बाजार, कुएं और तालाबों का निर्माण करवाया, लेकिन कंपनी की नीतियां, साहूकारों का बढ़ता कर्ज और कुछ पारिवारिक मुकदमेबाजी उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ रही थी। 1850 का दशक आते आते जगदीशपुर का ये महान जमींदार अंग्रेजों के दिवालिया जमींदारों की लिस्ट में आ चुका था और आखिर में अंग्रेजों ने उनकी रियासत का पूरा कामकाज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंप दिया, यानी उनकी रियासत उनसे छीन ली गई। ये सिर्फ जमीन का छिनना नहीं था, ये उज्जैनिया परमार वंश के सम्मान पर आखिरी हमला था। अंग्रेज पटना और कलकत्ता में बैठे अपनी रिपोर्टों में लिख रहे थे, जगदीशपुर का जमींदार अब बूढ़ा, 80 साल हो चुका है, वो दिवालिया है, असंतोषी है, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं रहा, वो बस मरने का इंतजार कर रहा है। वो सही थे, 80 साल का वो बूढ़ा शेर वाकई इंतजार कर रहा था, लेकिन मौत का नहीं, वो मौके का इंतजार कर रहा था। अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल उनकी अंडर एस्टिमेशन थी। उन्होंने कुंवर सिंह की उम्र और उनके दिवालियापन को उनकी कमजोरी समझा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ढाल थी जिसने उन्हें अंग्रेजों की नजरों से बचकर गुप्त तैयारी करने का मौका दिया। ये आज के इतिहासकारों को भी हैरान कर देता है कि कुंवर सिंह 1857 में अचानक नहीं जागे थे। दस्तावेज बताते हैं कि वो 1845 से ही, यानी विद्रोह से 12 साल पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े विद्रोह की योजना बना रहे थे। उन्होंने 1845 में नेपाल के राजा तक को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने के लिए खत लिखा था और उनकी सबसे अनोखी और सबसे दूरदर्शी तैयारी, उन्होंने अपनी रियासत में जगदीशपुर के आसपास बड़े पैमाने पर जंगल लगवाए। उन्होंने नए पेड़ उगवाए और पुराने जंगलों को कटने से बचाया। अंग्रेजों को लगा ये 80 साल के जमींदार का बुढ़ापे का शौक है। उन्हें क्या पता था कि कुंवर सिंह शौक पूरा नहीं कर रहे थे। वो अपनी आखिरी लड़ाई के लिए अपना युद्ध का मैदान खुद तैयार कर रहे थे। 10 मई 1857 मेरठ, बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा जलाई गई चिंगारी अब आग बन चुकी थी। चर्बी वाले कारतूसों ने 100 साल के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जुल्म को एक विस्फोट में बदल दिया। ये आग मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से झांसी और झांसी से अवध होती हुई अब बिहार के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। पटना के पास दानापुर अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण छावनी थी। यहाँ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट तैनात थी। इन सिपाहियों के दिल में भी वही आग थी जो मेरठ के सिपाहियों में थी। 25 जुलाई 1857 दानापुर के इन तीनों रेजिमेंट के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के हुक्म मानने से इनकार कर दिया और छावनी पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब ये हजारों बागी सिपाही कहाँ जाएं? दिल्ली दूर थी, लखनऊ में भी लड़ाई जारी थी। उन्हें एक नेता की जरूरत थी, एक ऐसा नाम जिसका सब सम्मान करें, एक ऐसा नाम जो उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर सके। और पूरे शाहाबाद और पटना में उस वक्त सिर्फ एक ही ऐसा नाम था। अगले दिन 26 जुलाई दानापुर के हजारों विद्रोही सिपाहियों ने सोन नदी पार की और उनका रुख था जगदीशपुर। उनका एक ही लक्ष्य था, 80 साल के बाबू कुंवर सिंह को अपना राजा और अपना प्राकृतिक नेता घोषित करना। कुंवर सिंह 80 साल के थे। उनकी सेहत भी अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन जब हजारों सिपाहियों ने उन्हें आजादी के नाम पर पुकारा, जब उनके सबसे वफादार सेनापति हरे कृष्ण सिंह ने उन्हें अपने अपमान का बदला लेने के लिए ललकारा, तो उस बूढ़ी रगों में उज्जैनिया का 700 साल पुराना राजपूती खून खौल उठा। 80 साल के शेर ने हां कर दी। नेतृत्व मिलते ही कुंवर सिंह ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। 27 जुलाई यानी विद्रोहियों से मिलने के 24 घंटे के भीतर कुंवर सिंह और दानापुर के सिपाहियों ने शाहाबाद जिले के हेडक्वार्टर आरा शहर पर हमला कर दिया।
आरा में मौजूद ज्यादातर अंग्रेज अफसर और उनके परिवार इस अचानक हुए हमले से कांप गए। शहर के अंग्रेज मजिस्ट्रेट मिस्टर हेयरवाल्ड वेक ने 18 अंग्रेज नागरिकों और अंग्रेजों के वफादार 50 सिख सैनिकों, बंगाल मिलिट्री पुलिस बटालियन के साथ एक छोटे से 2 मंजिला घर में शरण ली। ये घर असल में एक रेलवे इंजीनियर मिस्टर विकर्स बॉयल का बिलियर्ड्स रूम था, जिसे उन्होंने आने वाले खतरे को भांपते हुए कुछ ही दिन पहले थोड़ा बहुत मजबूत करवाया था। अंदर कुल 68 लोग डर के साए में, और बाहर 10,000 से ज्यादा विद्रोही सिपाही, और उनका नेतृत्व कर रहे थे खुद बाबू कुंवर सिंह। अंग्रेजों को लगा वो कुछ दिन इस घर में छिपे रह लेंगे, लेकिन कुंवर सिंह ने उस घर की घेराबंदी कर ली। 1857 की सबसे प्रसिद्ध घेराबंदियों में से एक आरा की घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। जैसे ही आरा की घेराबंदी की खबर दानापुर छावनी में अंग्रेज कमांडर मेजर जनरल लॉयड तक पहुंची, अंग्रेजों के होश उड़ गए। आरा का गिरना मतलब पूरे बिहार का हाथ से निकल जाना। लॉयड ने घबराहट में एक फैसला लिया। उसने कैप्टन चार्ल्स डनबर के नेतृत्व में 415 सैनिकों, जिसमें अंग्रेज सैनिक और कुछ सिख शामिल थे, की एक टुकड़ी को आरा में फंसे अंग्रेजों को बचाने के लिए भेजा। 1857 की 29 जुलाई की रात, घना अंधेरा। कैप्टन डनबर की सेना नावों के जरिए नदी पार करके तेजी से आरा की ओर बढ़ रही थी। डनबर को अपनी ट्रेनिंग और अपने सैनिकों पर बहुत घमंड था। उसे लगा वो रात के अंधेरे में अचानक हमला करके कुंवर सिंह के गमवार सिपाहियों को हैरान कर देगा और सुबह होने से पहले हीरो बन जाएगा। वो एक बहुत बड़ी भूल कर रहा था। डनबर ये नहीं जानता था कि वो किससे लड़ने जा रहा है। वो 80 साल का बूढ़ा जो 50 सालों से इन्हीं जंगलों और खेतों का शिकार कर रहा था, उसे अपनी जमीन के चप्पे चप्पे की खबर थी। कुंवर सिंह को डनबर के आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उन्होंने आरा से कुछ मील पहले बीबीगंज के पास एक घने आम के बाग में अपना जाल बिछा दिया। डनबर के सैनिक बाग में दाखिल हुए। आधी रात का वक्त था। उन्हें लगा सब ठीक है। वो बाग के ठीक बीचों बीच पहुंचे और तभी उस घने अंधेरे में पेड़ों के पीछे से 3 तरफ से एक साथ हजारों गोलियों की बौछार शुरू हो गई। भगदड़ मच गई। अंग्रेज सैनिकों को अंधेरे में कुछ समझ नहीं आया कि गोली कहां से आ रही है, कौन मार रहा है। वो बस गिर रहे थे, मर रहे थे। खुद कैप्टन डनबर वहीं मारा गया। 415 सैनिकों की उस घमंडी ब्रिटिश टुकड़ी में से सिर्फ 50 सैनिक अपनी जान बचाकर वापस दानापुर भाग पाए। कुछ ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के मुताबिक 415 में से 170 मारे गए और 120 घायल हुए, यानी तबाही पूरी थी। ये 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक हारों में से एक थी। एक 80 साल के दिवालिया जमींदार ने एक ट्रेंड ब्रिटिश आर्मी को धूल चटा दी थी। एक इतिहासकार SP कुमार ने इस लड़ाई को भारतीयों की प्लासी जैसी जीत तक कहा है। डनबर की हार ने पटना से लेकर कलकत्ता तक ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर, जो विद्रोहियों को फांसी पर लटकाने के लिए कुख्यात थे, वो कुंवर सिंह के नाम से इतना डर गए कि उन्होंने सभी अंग्रेजों को पटना में इकट्ठा होने का हुक्म दे दिया। अंग्रेजों को लगा पूरा बिहार हाथ से निकल चुका है। आरा के बिलियर्ड्स रूम में फंसे अंग्रेज अब भी मौत का इंतजार कर रहे थे, और तभी किस्मत ने अंग्रेजों का साथ दिया। मेजर विंसेंट आयर एक जिद्दी और जुनूनी तोपखाने का अफसर था। वो अपनी 225 लोगों की छोटी टुकड़ी और 3 तोपों के साथ स्टीमर से गंगा के रास्ते इलाहाबाद जा रहा था। रास्ते में उसे आरा की घेराबंदी और डनबर की तबाही की खबर मिली। मेजर आयर को उसके बड़े अफसरों का साफ हुक्म था कि वो कहीं न रुके और सीधा इलाहाबाद पहुंचे, लेकिन आयर जानता था कि अगर आरा गिर गया तो इलाहाबाद भी नहीं बचेगा। उसने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। उसने अपने सीनियर्स के हुक्म मानने से इनकार कर दिया और अपने स्टीमर आरा की तरफ मोड़ दिए। 3 अगस्त 1857 मेजर आयर अपनी तोपों के साथ आरा पहुंच गया। बीबीगंज के मैदान में एक बार फिर युद्ध हुआ। कुंवर सिंह के सिपाही उसी बहादुरी से लड़े जैसे वो डनबर के खिलाफ लड़े थे, लेकिन इस बार लड़ाई तलवारों और बंदूकों की नहीं थी। इस बार सामने अंग्रेजों की तोपें थीं। तोप के गोलों के आगे कुंवर सिंह की सेना टिक नहीं सकी। विद्रोहियों को पीछे हटना पड़ा। 8 दिन की वो महान घेराबंदी आखिर टूट गई। आरा को आजाद कराने के बाद मेजर आयर रुका नहीं। वो कुंवर सिंह को जड़ से खत्म कर देना चाहता था। उसने जगदीशपुर का रुख किया, लेकिन जब वो अपनी सेना के साथ जगदीशपुर पहुंचा तो कुंवर सिंह वहां नहीं थे। वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। बूढ़े शेर को पकड़ न पाने के गुस्से में और डनबर की हार के बदले की आग में मेजर आयर ने वो किया जो एक सैनिक को कभी नहीं करना चाहिए। उसने जगदीशपुर के शानदार महल को तबाह कर दिया। उसने कुंवर सिंह के भाइयों के घरों को जमींदोज कर दिया और यहाँ तक कि उसने महल के मंदिरों को भी नहीं बख्शा। बाद में
खुद गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने एक मंदिर को तबाह करने के लिए आयर की आलोचना की। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सरकार ने कुंवर सिंह की बची खुची सारी संपत्ति जब्त कर ली। 80 साल की उम्र में कुंवर सिंह अब बेघर थे। उनकी रियासत तबाह हो चुकी थी, उनका खजाना लुट चुका था, उनकी सेना बिखर चुकी थी। अंग्रेजों को लगा अब ये बूढ़ा शेर टूट जाएगा। अंग्रेजों को लगा अब ये आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन अंग्रेज एक बार फिर गलत थे। कुंवर सिंह टूटे नहीं थे। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्होंने युद्ध का मैदान बदल दिया। अगर वो जगदीशपुर में राजा नहीं रह सकते तो वो पूरे उत्तर भारत में क्रांति की आग फैलाएंगे। यहाँ से इस कहानी का सबसे महान अध्याय शुरू होता है। यहाँ से शुरू होता है वीर कुंवर सिंह का महाअभियान। दोस्तों, ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। 1857 के ज्यादातर नेता जैसे झांसी की रानी या अवध की बेगम अपनी अपनी रियासत को बचाने के लिए लड़ रहे थे। कुंवर सिंह इकलौते ऐसे नेता थे जो अपनी रियासत जगदीशपुर खोने के बाद अपनी लड़ाई को और बड़ा बनाने के लिए निकल पड़े थे। वो भगोड़े नहीं बने, वो नेटवर्कर बने। उनका ये महाअभियान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भागना नहीं था। ये बिहार के स्थानीय विद्रोह को मध्य भारत और अवध के राष्ट्रीय विद्रोह से जोड़ने का एक सचेत रणनीतिक प्रयास था। वो युद्ध को अपने घर से जानबूझकर दूर ले गए ताकि अंग्रेजों को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़े। जगदीशपुर छोड़ने के बाद कुंवर सिंह अपनी बची खुची गुरिल्ला सेना के साथ सबसे पहले मिर्जापुर पहुंचे। वहां से वो मध्य प्रदेश के रीवा गए। इतिहासकार बताते हैं कि रीवा का राजा अंग्रेजों का वफादार था, लेकिन रीवा की सेना और वहां के आम लोग कुंवर सिंह के साथ थे। हालांकि रीवा के राजा के विरोध के कारण कुंवर सिंह का रीवा में सेना खड़ी करने का प्रयास विफल रहा, लेकिन वो रुके नहीं। रीवा से वो उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंचे। बांदा में उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहब के बाकी साथियों से संपर्क साधा और अक्टूबर 1857 तक वो कालपी पहुंच गए। कालपी उस वक्त गंगा यमुना के इलाके में विद्रोहियों का सबसे बड़ा गढ़ और हथियारों का जखीरा था। कालपी में उनका स्वागत ग्वालियर की विद्रोही सेना ने किया, जो अंग्रेजों से बगावत करके यहाँ जमा हुई थी। कालपी में उनकी मुलाकात झांसी की रानी के वफादारों से हुई। सोचिए, एक 80 साल का जमींदार जिसे अंग्रेज खत्म मान चुके थे, वो सैकड़ों मील का सफर तय करके क्रांति के दिल में पहुंच चुका था। फिर दिसंबर 1857 में कानपुर के कालपी में अपनी सेना को फिर से संगठित करने के बाद कुंवर सिंह ने नाना साहब पेशवा और महान रणनीतिकार तात्या टोपे के साथ मिलकर कानपुर की दूसरी लड़ाई में हिस्सा लिया। ये लड़ाई अंग्रेजों के सबसे काबिल कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैंपबेल के खिलाफ लड़ी गई। हालांकि अंग्रेजों की बेहतर सेना और तोपखाने के सामने विद्रोहियों को इस लड़ाई में पीछे हटना पड़ा, लेकिन कुंवर सिंह की 80 साल की उम्र में बहादुरी और उनकी गुरिल्ला युद्ध की बेजोड़ समझ ने सभी विद्रोही नेताओं को प्रभावित किया। कानपुर के बाद कुंवर सिंह अवध की राजधानी लखनऊ पहुंचे। लखनऊ उस वक्त बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आजाद था और अंग्रेज उसे वापस जीतने की कोशिश कर रहे थे। जब 80 साल का ये योद्धा राजा, जिसने डनबर को हराया था और कैंपबेल को टक्कर दी थी, लखनऊ के दरबार में पहुंचा तो उसका शाही स्वागत किया गया। दिसंबर 1857 अवध के नाबालिग नवाब बिरजस कद्र और बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह को एक सम्मान का वस्त्र, 12,000 रुपये नकद और सबसे महत्वपूर्ण आजमगढ़ जिले का शाही फरमान भेंट किया। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक जीत थी। अब कुंवर सिंह सिर्फ एक दिवालिया जमींदार नहीं थे, वो अब अवध की शाही सरकार के आधिकारिक जनरल थे और उनके पास अंग्रेजों से आजमगढ़ छीनने का शाही फरमान था। वो 6 महीने अपने घर से दूर रहे, लेकिन अब वो वापस आ रहे थे, एक नई ताकत, एक नई वैधता और एक नए प्लान के साथ। उन्होंने युद्ध को वापस अपने घर बिहार की ओर मोड़ दिया था। फिर मार्च 1858 अपने महाअभियान से वापस लौटते हुए कुंवर सिंह ने अवध के शाही फरमान के तहत आजमगढ़ शहर पर कब्जा कर लिया। ये अंग्रेजों के गाल पर एक जोरदार तमाचा था। आजमगढ़ इलाहाबाद और बनारस के ठीक बीच में था। ये अंग्रेजों की सप्लाई लाइन का दिल था। अगर आजमगढ़ हाथ से निकल गया तो लखनऊ को वापस जीतने का अंग्रेजों का सपना टूट सकता था। आजमगढ़ को वापस छीनने के लिए अंग्रेजों ने कर्नल मिलमैन को 300 सैनिकों और तोपों के साथ भेजा। 22 मार्च 1858 आजमगढ़ के पास अतरौली के जंगलों में कर्नल मिलमैन का सामना कुंवर सिंह से हुआ। यहाँ दुनिया ने 80 साल के इस बूढ़े शेर की गुरिल्ला रणनीति का वो नमूना देखा जिसने ब्रिटिश मिलिट्री की किताबों को हिलाकर रख दिया। कुंवर सिंह जानते थे कि वो खुली लड़ाई में अंग्रेजी तोपों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही कर्नल मिलमैन की सेना ने हमला किया, कुंवर सिंह ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। मिलमैन को लगा कि बूढ़ा शेर डरकर भाग गया।
वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने आसान जीत का जश्न मनाने के लिए अपनी सेना को आराम करने का हुक्म दे दिया। अंग्रेज सैनिक अपने हथियार रखकर सुस्ताने लगे। उन्हें जो लगा लड़ाई खत्म हो गई। और तभी कुंवर सिंह के सैनिक, जो भागे नहीं थे बल्कि अतरौली के घने जंगलों में छिप गए थे, उन्होंने अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर लिया और अचानक हमला बोल दिया। अंग्रेज तैयार नहीं थे, वो कुचल दिए गए। कर्नल मिलमैन अपनी जान बचाकर वापस आजमगढ़ के किले में छिप गया। कल तक जो कुंवर सिंह शिकार थे, आज वो शिकारी बन चुके थे। उन्होंने मिलमैन को उसी के किले में घेरा डाल दिया था। आजमगढ़ की घेराबंदी की खबर जब कलकत्ता में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तक पहुंची तो वो घबरा गया। लखनऊ अभी पूरी तरह जीता नहीं गया था और अब कुंवर सिंह बनारस और इलाहाबाद, जहां खुद कैनिंग मौजूद था, पर हमला करने की धमकी दे रहा था। लॉर्ड कैनिंग ने 80 साल के इस एक आदमी को रोकने के लिए एक नहीं दो विशाल सेनाएं भेजी। पहली लॉर्ड मार्क केयर के नेतृत्व में इलाहाबाद से, दूसरी जनरल सर एडवर्ड लुगार्ड के नेतृत्व में लखनऊ से। ये एक विशाल सेना थी जिसमें 3 अंग्रेजी रेजिमेंट, 700 सिख घुड़सवार और 18 तोपें शामिल थीं। 80 साल का बूढ़ा शेर कुंवर सिंह अब अंग्रेजों की 2 सबसे ताकतवर सेनाओं के बीच चक्रव्यूह में फंस चुका था। कुंवर सिंह का असली लक्ष्य आजमगढ़ जीतना नहीं था। उनका असली लक्ष्य अपने घर जगदीशु पर पहुंचना था। लेकिन कैसे? उनके पीछे जनरल लुगार्ड की 18 तोपें थीं और सामने लॉर्ड मार्क केयर की सेना। यहाँ कुंवर सिंह ने अपनी दूसरी महान रणनीति का इस्तेमाल किया, सेना को बांटना। उन्होंने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा। पहली और मुख्य सेना खुद उनके नेतृत्व में अंग्रेजों को धोखा देकर चुपके से गाजीपुर और जगदीशपुर की ओर निकल गई और दूसरी छोटी सी टुकड़ी उनके वफादार भाई निशान सिंह के नेतृत्व में आजमगढ़ के पास टोंस नदी के पुल पर रुक गई। निशान सिंह का काम एक आत्मघाती मिशन था। उनका काम था जनरल लुगार्ड की उस विशाल सेना को पुल पर तब तक रोके रखना जब तक कि कुंवर सिंह सुरक्षित निकल न जाएं। और निशान सिंह और उनके बहादुर सिपाहियों ने यही किया। वो अंग्रेजों की 18 तोपों के सामने बहादुरी से लड़ते रहे और पुल को तब तक अपने कब्जे में रखा जब तक उनके 80 साल के नेता को भागने का जरूरी वक्त नहीं मिल गया। उन्होंने अपनी जान दे दी ताकि क्रांति जिंदा रहे। कुंवर सिंह अब लुगार्ड के चक्रव्यूह से आजाद थे, लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी थी। अब उनका पीछा करने का जिम्मा ब्रिगेडियर डगलस और उसकी तेज तर्रार घुड़सवार सेना को सौंपा गया। कुंवर सिंह को अपने घर जगदीशु पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक बाधा पार करनी थी, पवित्र गंगा नदी। लेकिन कैसे? डगलस की सेना बहुत तेज थी और वो गंगा के हर घाट पर नजर रखे हुए था। यहाँ उस 80 साल के बूढ़े शेर ने अपनी तीसरी और सबसे शानदार चाल चली, अफवाह फैलाना। कुंवर सिंह ने जानबूझकर अंग्रेजों के जासूसी तंत्र में ये अफवाह फैलाई कि वो बलिया घाट के पास से हाथियों पर बैठकर शाही अंदाज में गंगा पार करेंगे। ब्रिगेडियर डगलस इस धोखे में फंस गया। उसे लगा ये 80 साल के बूढ़े राजा की आखिरी सनक है। उसने अपनी पूरी सेना बलिया घाट पर तैनात कर दी और हाथियों का इंतजार करने लगा। लेकिन कुंवर सिंह बलिया में नहीं थे। वो बलिया से मीलों दूर शिवपुर घाट पर थे। और जब ब्रिगेडियर डगलस बलिया में हाथियों का इंतजार कर रहा था, कुंवर सिंह रात के अंधेरे में नावों पर अपनी पूरी सेना को चुपके से गंगा पार करा रहे थे। ये एक 80 साल के योद्धा का अंग्रेजी साम्राज्य को दिया गया खुला धोखा था। जब तक ब्रिगेडियर डगलस को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी सेना को लेकर शिवपुर घाट पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुंवर सिंह की ज्यादातर सेना गंगा पार कर चुकी थी। कुंवर सिंह खुद आखिरी नाव पर सवार थे। गुस्से में बौखलाए अंग्रेजों ने नदी में जाती उस आखिरी नाव पर गोलियों की बौछार कर दी और तभी अंग्रेजों की एक गोली कुंवर सिंह के हाथ की कलाई पर आ लगी। नाव खून से लाल हो गई। जख्म बहुत गहरा था। गोली का जहर या गैंग्रीन पूरे शरीर में फैलने का खतरा था। अगर ऐसा होता तो वो कुछ ही घंटों में मर जाते। यहाँ हमें इतिहास के 2 पक्ष मिलते हैं। ब्रिटिश सैन्य दस्तावेज सिर्फ इतना कहते हैं कि कुंवर सिंह उस गोली से गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में इन्हीं घावों की वजह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन बिहार की लोक कथाओं में जो 150 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी गाई और सुनाई जा रही हैं, वो कहानी किसी आम इंसान की नहीं, वो एक महामानव की अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है। कहा जाता है उस 80 साल के योद्धा ने एक पल के लिए अपने जख्मी हाथ को देखा। उन्हें पता था कि ये जहर उन्हें उनकी आखिरी लड़ाई लड़ने नहीं देगा। उन्होंने अपनी मयान से अपनी तलवार निकाली और एक झटके में अपना जख्मी हाथ कोहनी के पास से खुद काटकर उसे अपनी माँ गंगा को अर्पित कर दिया। ये बलिदान था ताकि जहर शरीर में ना फैले। ये बलिदान था ताकि वो अपने घर पहुंचकर अपनी आखिरी लड़ाई लड़ सकें। 22 अप्रैल 1858 गंगा पार करने के बाद वो बूढ़ा शेर जिसने अपना एक हाथ नदी को भेंट कर दिया था,
वो अपने घर, अपनी राजधानी जगदीशु पर वापस पहुंच गया। उनके भाई अमर सिंह और बचे खुचे सिपाही अपने जख्मी राजा को देखकर भावुक हो गए। अंग्रेजों को खबर मिली कि कुंवर सिंह वापस आ गया है, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी है। वो अब मर रहा है। अंग्रेजों को लगा अब खेल खत्म हो गया है। आरा में मौजूद अंग्रेज कमांडर कैप्टन लेग्रैंड ने इसे कुंवर सिंह को पकड़ने या मारने का आखिरी और सबसे सही मौका समझा। उसे लगा जख्मी शेर अब लड़ नहीं सकता। लेग्रैंड ने अपनी सेना लगभग 190 से 300 सैनिक को इकट्ठा किया और जगदीशु पर आखिरी हमला करने के लिए निकल पड़ा। कैप्टन लेग्रैंड अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा था। लेग्रैंड ये भूल गया था कि वो किसके इलाके में घुस रहा है। वो अपनी सेना को लेकर जगदीशु पर के उन जंगलों में घुस रहा था जिन्हें खुद कुंवर सिंह ने दशकों पहले इसी दिन के लिए लगवाया और पाला पोसा था। लेग्रैंड एक जंगल में नहीं घुस रहा था, वो एक जाल में घुस रहा था। 23 अप्रैल 1858 जैसे ही कैप्टन लेग्रैंड की सेना जंगल के बीचों बीच पहुंची, पेड़ों और झाड़ियों में छिपे कुंवर सिंह के वफादार सिपाहियों ने अपने जख्मी राजा के एक इशारे पर गुरिल्ला हमला कर दिया। ये युद्ध नहीं था, ये संहार था। कैप्टन लेग्रैंड की सेना पूरी तरह रौंद दी गई। खुद कैप्टन लेग्रैंड इस हमले में मारा गया। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों की उस टुकड़ी में से 190 में से सिर्फ 80 सैनिक ही जिंदा बच पाए। 23 अप्रैल 1858 अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे शानदार लड़ाई जीतने के बाद उस 80 साल के जख्मी योद्धा ने अपने किले जगदीशु पर फोर्ट से अंग्रेजों का यूनियन जैक झंडा उतरवाकर फेंक दिया और उसकी जगह अपना आजाद झंडा फहराया। वो 80 साल का योद्धा जिसे अंग्रेज दिवालिया समझ रहे थे, वो आज 1 साल के संघर्ष के बाद अपनी राजधानी में एक आजाद राजा की हैसियत से खड़ा था। वो जीत चुके थे, लेकिन उनका जख्मी शरीर अब उनका और साथ नहीं दे सकता था। इस अंतिम और सबसे शानदार जीत के ठीक 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 गंगा की गोद में बसे अपने घर जगदीशु पर में एक अजेय योद्धा के रूप में वीर कुंवर सिंह ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। वो 1857 के इकलौते ऐसे महान नेता थे जो अंग्रेजों से कभी हारे नहीं। वो अजेय रहे। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों को लगा कि बिहार का विद्रोह अब खत्म हो गया है। वो एक बार फिर गलत थे। कुंवर सिंह की वो आजादी की मशाल उनके छोटे भाई बाबू अमर सिंह ने उठा ली। अमर सिंह भी अपने भाई की तरह गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। उन्होंने शाहाबाद के उन्हीं जंगलों को अपना घर बनाया और महीनों तक अंग्रेजों के खिलाफ एक समानांतर सरकार चलाई। उन्होंने अंग्रेजों को इतना परेशान किया कि जब तक दिल्ली, झांसी और लखनऊ में विद्रोह कुचला जा चुका था, तब भी अमर सिंह बिहार में लड़ रहे थे। वो अक्टूबर 1879 तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और अंत में नेपाल के तराई के जंगलों में चले गए। वीर कुंवर सिंह 1857 के वो महानायक हैं जिन्हें इतिहास ने वो दर्जा नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। उनकी सैन्य प्रतिभा और उनकी रणनीतियों ने अंग्रेजों को चकरा दिया था। यहाँ तक कि एक अंग्रेज इतिहासकार को भी ये लिखना पड़ा, अगर वो कुंवर सिंह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ सकता था। उन्होंने 80 साल की उम्र में जो किया वो उनकी शारीरिक नहीं बल्कि उनकी रणनीतिक और मानसिक ताकत को दिखाता है। वो 1957 के इकलौते ऐसे नेता थे जो अंग्रेजों की नजर में हमेशा अजेय बने रहे। आज उनकी वीरता और बलिदान को ये देश सलाम करता है। 1966 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। बिहार के आरा शहर में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आज हजारों युवाओं को शिक्षित कर रहा है। पटना के ऐतिहासिक हार्डिंग पार्क का नाम बदलकर वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क रखा गया है। आरा और छपरा को जोड़ने वाले गंगा पर बने विशाल पुल का नाम वीर कुंवर सिंह सेतु रखा गया है। और हाल ही में अप्रैल 2022 में उनके विजयोत्सव के मौके पर भारत ने उनके घर जगदीशुपर में एक साथ 75,000 से ज्यादा तिरंगे लहराकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये सम्मान था उस 80 साल के अजेय योद्धा के लिए। भारत सरकार ने अब उनके ऐतिहासिक जगदीशुपर किले पर एक भव्य स्मारक बनाने की भी घोषणा की है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महानायक की कहानी को कभी न भूलें। तो दोस्तों, क्या आपको भी नहीं लगता कि वीर कुंवर सिंह जैसे सच्चे वीर हमारे इतिहास के असली नायक हैं? ऐसे योद्धा जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी दुश्मनों को दिखा दिया कि भारत कभी झुकेगा नहीं। अगर आपको वीर कुंवर सिंह की वीरता ने भी गर्व से भर दिया है तो कमेंट में एक दिल वाला इमोजी जरूर छोड़िए और लिखिए जय वीर कुंवर सिंह। और हाँ, अगर आप 1857 की उस नारी शक्ति बेगम हजरत महल की अद्भुत कहानी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही वीर और वीरांगनाओं की कहानी के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए।
जय हिंद, जय भारत।